ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे आ जाइए आप। अ, ये कैसे हटेगा? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का कहने का मतलब क्या है कि आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। कि मान लो कि यहाँ पर जो है ना, ये एक हमने बीकर लिया और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोड हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोड जनरली होते क्या, मेटल्स रॉड होते हैं। और आपने इसको एक्सटर्नल सर्किट से क्या कर दिया बताइए, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ पर निगेटिव है। ये दो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं। इस इलेक्ट्रोड में आप देखोगे कि अगर मान लो कि NaCl का या फिर इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जब आप करवाओगे, तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पर Cu प्लस है, क्या है, Cu2 प्लस आयन है, ये क्या होगा, इस निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए आप। यस सर। जैसे ही निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा तो इसका क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। समझ में आ रही है बात? और रिडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, कौन सी रिएक्शन होगी, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कॉपर सॉलिड में आ जाएगा और नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है वहां पे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और वहां से हम मेथड जो मेटल्स होते हैं उसको प्यूरिफाई करते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है। समझ में आया आपको, थोड़ा बहुत आइडिया लगा? यस सर। ठीक है, सो इसमें हम डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि हम डिटेल में हम जब मेटलर्जी पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कवर करेंगे। ठीक ना? यस सर। चलिए, सो थैंक यू। यहाँ पर अब आ जाइए आप लोगों को एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद से हम स्क्रीन तो मैंने शेयर कर ही दिया है। हम नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है बताइए आप लोग, आज का टॉपिक क्या है? नॉर्मेलिटी। मेरी आवाज सही जा रही है क्योंकि मैं मोबाइल डेटा से चला रहा हूँ, वाईफाई चला गया तो सॉरी लाइट चली गई तो वाईफाई काम नहीं कर रहा। आवाज जा रही है ना मेरी सही? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग इक्विवेलेंट वेट निकालने में कंफ्यूजन होती है? पहले आपने देखा होगा इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, कई जगह आ गया होगा न्यूमेरिकल्स में तो निकाल नहीं पाते होंगे या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती होगी। तो उसको मैं बताता हूँ कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है आपको। ठीक है, तो मान लो कि अगर कोई आयन है या यहाँ पर दिया हुआ है कोई एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भाई साहब मेरे पास सोडियम है Na, और इसका आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट की जब बात करेगा यानी कि सोडियम भी एलिमेंट है, या फिर मैं मैग्नीशियम बोलूं तो भी ये एलिमेंट है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि भाई साहब एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, क्या करोगे आप लोग बताइए, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। यानी कि बताइए सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं? यस। तो क्या होगा यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट EW जब आप निकालोगे तो 23/1, यानी इक्विवेलेंट वेट कितना आया, 23। समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। चलिए, लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई साहब इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑफ एन एसिड की जब आप बात करोगे तो इसको कैसे मेजर करोगे बताइए आप लोग? मैं तो सिर्फ क्या बताया कि बस भी नहीं ना क्या करती है, चाहे तो तू हाँ भी देखिए कर देगी ना, मैं हाँ कर देता आवाज आपकी म्यूट, थोड़ा म्यूट। हेलो, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। हेलो, किसकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए आप। हेलो, हेलो, यस चलिए सर। आज, हाँ किसी की आवाज आ रही थी उनको बोल रहा था मैं। इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ एन एसिड, यानी कि अगर मैं बोलूं कि भाई साहब मेरे पास क्या है, HCl है, और इसका आपको क्या करना है कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? यानी कि एक बात बताइए, बेसिसिटी का कहने का मतलब क्या है ना कि कितने, आप ऐसे बोल सकते हो कि कितने H+ वो डोनेट कर सकता है या कितने OH से वो रिएक्ट कर सकता है, ऐसा समझो। यानी कि HCl के पास कितना H+ वो डोनेट कर सकता है, एक ही करेगा कि नहीं बताइए?
H प्लस एंड Cl माइनस, कितना करेगा वो? H plus एक 1. ही H प्लस। तो यानी कि इसका जो बेसिसिटी होगा या जो n की वैल्यू होगी, इसको n मान लो, n मान लो, ठीक है। सो यहाँ पे जो बेसिसिटी होगी HCl के केस में कितना होगी बताइए? n की वैल्यू 1, ठीक है। तो जब आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो क्या करोगे भाई बताइए? मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 36.5 अपॉन EW यानी इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। तो बेसिसिटी इसकी कितनी आएगी बताइए? 36.5 अपॉन 1, ठीक है। एक ही H प्लस ये रिप्लेस कर सकता है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई? 1 हो गई। और डिवाइड करोगे तो वही आएगा 36.5। तो यही इसका क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट। एक और एसिड ले लेते हैं, आप यहाँ पे देखिए, एक और एसिड क्या ले सकते हैं? H2SO4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए H2SO4 का जब आप देखोगे तो ये कितने H प्लस डोनेट कर सकता है? एक H प्लस डोनेट करेगा तो क्या होगा? HSO4 माइनस, यहाँ से ये एक और H प्लस डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा? SO4 2 माइनस प्लस H प्लस। ये कितना H प्लस डोनेट कर सकता है बताइए? ये एक, ठीक है। ये कौन सा है? ये दूसरा H प्लस है। तो क्या इसकी जो बेसिसिटी होगी वो कितनी निकल के आएगी बताइए? 2 आएगी कि नहीं आएगी? इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? n की वैल्यू 2। हाँ बोलिए, हेलो हेलो। Yes, sir. आप कोई पूछ रहा था? कुछ कुछ बोल रहे थे आप लोग? No, sir. ओके। सो यहाँ पर देखिए कितने H प्लस वो रिप्लेस कर सकता है बताइए? 2 H प्लस डोनेट कर सकता है कि नहीं? तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई? 2, यानी कि n की वैल्यू 2 आ गई। तो अब H2SO4 के केस में इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो क्या होगा बताइए? EW यानी इक्विवेलेंट वेट। H2SO4 का क्या मॉलिक्यूलर वेट होगा कि नहीं? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एसिड। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98, और n की वैल्यू कितना हो गई? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 49 इसका इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, sir. चलिए Yes, sir. चलिए एक काम करते हैं, एक और एसिड ले लेते हैं, वो है H3PO3, ठीक है। H3PO4 कर देता हूं मैं, H3PO4। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे वो देखिए। पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। PO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH। ये स्ट्रक्चर है H3PO4 का। क्या ये भी एक H प्लस डोनेट करेगा? 2 H प्लस एंड 3 H प्लस जब ये डोनेट करेगा, ये मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्या इसकी बेसिसिटी निकल के कितनी आएगी? n की वैल्यू 3 आएगी कि नहीं बताइए आप लोग? Yes, sir. n की वैल्यू 3 हो गई। तो अब मॉलिक्यूलर वेट जो इक्विवेलेंट वेट एसिड का निकालोगे तो क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? कोई बताएगा मुझे? चलिए बताइए आप लोग, कितना होता है H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करके? बताइए 98। H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट, H2SO4 का आई थिंक 98 होता है। और 97.9. इसका भी 98 ही होता है ना? Yes, sir. हाँ। सो अगर मॉलिक्यूलर वेट 98 है तो 98/3 करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? इसका n की वैल्यू जो है बेसिसिटी कितनी है? 3 है। तो आप डिवाइड करो और बताओ कितना आया। 32 पॉइंट समथिंग आएगा ना? 32 पॉइंट, क्योंकि 99 होगा तो वो 33.33 समथिंग होगा, तो 32.6 या फिर 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 32.6. हाँ, सो ये इसका आंसर है, इक्विवेलेंट वेट। अब सिमिलरली बेस की बात कर ले हम लोग एक बार। तो बेस में आप देखोगे तो जैसे एक काम करिए कि मेरे पास जो है NaOH है, NaOH। तो NaOH में कितने नंबर ऑफ ये OH आयन डोनेट कर सकता है बताइए आप लोग? एक ही OH आयन रिप्लेस कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो उसकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अगर मैं बात करूं कि AlOH थ्राइस, तो
ये कितना OH आयन डोनेट कर सकता है बताइए? 3 डोनेट कर सकता है कि नहीं? यस सर। तो इसकी N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अगर मैं बोलूं भाई साहब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH ट्वाइस, तो ये कितना OH आयन डोनेट कर सकता है बताइए? Ca2 प्लस 2 टाइम OH माइनस, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताइए? 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर मैं अब बोलूं आप लोगों से, सिमिलरली इसको मैं इरेज करता हूं कि NaOH के केस में आप बताइए, एसिडिटी हमें लेना है, तो NaOH की एसिडिटी 1 आएगी, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं कि भाई साहब NaOH का इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो कितना निकल के आएगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट 40/1, तो कितना आ जाएगा? 40। लेकिन मैं बोलूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा? यही होगा ना। अगर मैं बोलूं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बताइए, तो इसका N की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 होगा। इन दोनों का आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट बताओ आप लोग। चलो यार बताओ जल्दी से। काम हो गया। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 37 आ रहा है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट 37 आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बताइए। 74। 70, ठीक है। सो 74/2 करोगे तो कितना आएगा? 37। क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का आप बताएंगे कितना आएगा मॉलिक्यूलर वेट? कैलकुलेट करो आप लोग। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का आई थिंक 78 मॉलिक्यूलर वेट होगा। इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना है, 226 समथिंग। तो आप लोगों को समझ में आया कि हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल लेंगे? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देयर इन कैटायंस, या एनायन की बात करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि भाई साहब हमारे पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? ये वाले के केस में आप देखो, मान लो कि यहाँ पर दिया हुआ है Na2CO3, ठीक है। इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? Na+2 टाइम आएगा। तो अब बताइए, अगर कोई आयन दिया हो ऐसे, तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? तो भाई साहब पूरा मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा। समझ में आ रही है? और कितना टोटल चार्ज है? एक सोडियम पर एक चार्ज है, तो दूसरे सोडियम पर कितना चार्ज हो जाएगा? 2 सोडियम पर 2 चार्ज, तो उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा ये 10, तो क्या हो जाएगा? 53। क्लियर हुआ इतना? हेलो, यस सर। चलिए सिमिलरली एग्जांपल यहाँ पर भी है कि देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन का मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जैसे कि यहाँ पर क्या है? CO32 माइनस, CO32 माइनस, ये भी एक आयन है कि नहीं बताइए आप लोग? तो इसका निकालना होगा आपको इक्विवेलेंट वेट, तो EW इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? CO32 माइनस का यानी कि मॉलिक्यूलर वेट करना है, और इलेक्ट्रॉनिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है? 2 है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और अब बताइए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरा मॉलिक्यूलर वेट इसका 16 × 3, सो ये हो जाएगा 48 और 12 यानी कि 60/2, तो कितना आ गया? 30 इसका इक्विवेलेंट वेट आया। सी कार्बोनेट आयन का सही लिखा है क्या मैंने? बताइए एक बार आप लोग, चेक करिए इसे। अच्छा सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आखिरी वाले में आप देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चंस मैंने रखा है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड क्या?
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या जो रिड्यूस हो रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना वो ट्रांसफर कर रहा है, लेन देन कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर वेट और कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया यानी कि एन की वैल्यू वो हो जाएगी। सो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का निकालना है इन रेडॉक्स रिएक्शंस विद ऑक्सैलिक एसिड। भूल जाओ आप, हमें सिर्फ रिएक्शन से मतलब है। KMnO4 का कोई मॉलिक्यूलर वेट आप बताइए आप लोग कितना होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नीज का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आएगा +7, और यहाँ पर मैग्नीज का कितना है +2। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफर कर रहा है बताइए, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं। सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, ये इधर होगा +5 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया आप लोगों को, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। हेलो, Yes, sir. देखिए यहाँ पर एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए मैग्नीज जो है ना, मैग्नीज जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से 5 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, तो किसमें चला जाता है Mn2+। कहने का मतलब देखिए +7 चार्ज है और +5 निगेटिव चार्ज ऐड करोगे आप तो क्या +2 में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. तो बताइए n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Yes, sir. तो ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन में जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो क्या करोगे भाई साहब, KMnO4 का आपको क्या रखना होगा मॉलिक्यूलर वेट, और टोटल कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये इसका इक्विवेलेंट वेट निकल के आएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा देखिए आप लोग, KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट बताइए कितना होगा 158। 158। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया 158/5। आप डिवाइड करके बताइए तो आई थिंक कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 31.6। 31.6। 31.6। अच्छा 31.6 ये ग्राम इक्विवेलेंट इसका वेट है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आप सिर्फ n की वैल्यू बतानी है, वैलेंसी फैक्टर, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप लोग बताती चाहिए कितना आएगा। H2SO4 में n की वैल्यू कितनी होगी बताइए आप लोग 2। 2। NaCl में कितना होगा, सिर्फ 1. चार्ज देखना है, आयन है 1. उसको ब्रेक कर दो तो 1 आएगा। NaOH में कितने OH रिप्लेस कर सकते हो आप, 1. 1 तो 1। Na2CO3 में बताइए आप लोग 2 आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. चलिए, सो यहाँ पे ये हो गया अपना। हम आगे बढ़ते हैं नॉर्मेलिटी की तरफ। थोड़ा बहुत नॉर्मेलिटी क्या होता है वो हम बताएंगे। सो एक चीज और है, नॉर्मेलिटी का मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि हमें इक्विवेलेंट वेट करना है। नॉर्मेलिटी का सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, तो नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या है भाई साहब वो देखिए, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है क्या, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ क्या होगा बताइए आप, सॉल्यूट अपॉन जो सॉल्यूट है ना उसका क्या होगा इक्विवेलेंट वेट, EQUI वेलेंट वेट। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये क्या हुआ मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। अगर लीटर में ना हो, मैं मान लेता हूं कि वॉल्यूम किस में ml है, तो क्या मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। Yes, ठीक sir. है, तो अब एक बात बताइए, नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या होगा, वेट यानी कि मैं वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, WA करता हूँ कि नहीं करता हूँ। और जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट यानी कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो MA अपॉन N, क्या है यहाँ पर N फैक्टर है कि नहीं है, वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर, वही था ना जो हम इससे पहले निकाल रहे थे, अपॉन वॉल्यूम
इनटू, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इनटू 1000, यही आएगा कि नहीं? देखिए वेट को हमने WA किया, वेट ऑफ सॉल्यूट, और इक्विवेलेंट वेट को क्या किया आपने कि भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन n फैक्टर या बेसिसिटी लो चाहे वैलेंसी फैक्टर लो अपॉन V, ये लीटर में ml में होगा, तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया। जब आप इसे सॉल्व करोगे, रीअरेंज करोगे, तो क्या निकल के आएगा बताइए? इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू n इनटू 1000, यही आएगा कि नहीं आएगा नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में? बताइए आप लोग। सही लिखा है मैंने? ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मोलैरिटी का आपने फॉर्मूला देखा था, मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पर क्या था? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। ये क्या था? मेरी मोलैरिटी थी कि नहीं? बताइए आप लोग। हेलो, कोई बोल नहीं रहा यार। Yes, sir. क्या ये मोलैरिटी थी कि नहीं? बताइए आप लोग। Yes, sir. ये मोलैरिटी का फॉर्मूला था। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पे बताइए कि आप चेक करोगे तो इतना, मैं कलर येलो से कवर करता हूँ, क्या मैं इतने की जगह यहाँ पे देखिए, ये दोनों इक्वल है कि नहीं? बताइए। WA अपॉन MA इंटू V इंटू 1000, WA MA V इंटू 1000, क्या मैं इसकी जगह मोलैरिटी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. तो N, No, sir. क्यों बताइए आप? इक्वल ही है ना? देखिए आप एक बार देखिए, WA वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000, और यहाँ पर भी वही है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसकी जगह मोलैरिटी लिख सकते हैं, M इंटू N। समझ में आया आपको? रिप्लेस कर सकते हो आप। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक रिलेशन निकल के आएगा, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर इनटू क्या हो जाएगा? मोलैरिटी। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, ठीक है? या फिर एन वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप लोग? बताइए। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी। अगर नॉर्मेलिटी दिया हो, मोलैरिटी दिया हो, डिवाइड करो तो क्या निकल के आएगा उसका? बेसिसिटी आप बोलो, चाहे एसिडिटी बोलो, चाहे वैलेंसी फैक्टर, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक बार ये काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो आप लोग। हो गया? नोट कर लिया आप लोगों ने? Done, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो जिसका भी हो म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये रहा, आप देखिए यहाँ पर जो है ना, एग्जांपल नंबर सेकेंड में आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, वो देखिए, n इक्वल्स टू क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर इनटू 1000। अब बताता हूँ गिवन क्या है। वेट ऑफ सॉल्यूट, देखिए, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन formed by dissolving 0.2 gram of NaOH to make a solution 250 ml। ठीक है, सो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 250 ml, और यहाँ पर आप देखोगे सो मॉलिक्यूलर वेट जो है, ध्यान से सुनिएगा, MA जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है सॉल्यूट का, वो होगा NaOH का 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपको आसानी से निकल जाएगा नॉर्मेलिटी। सो आप कैलकुलेट करके बताइए 0.2 इंटू, और यहाँ पे जो n फैक्टर होगा NaOH का, वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, या वैलेंसी फैक्टर 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो है 40 है, इंटू वॉल्यूम क्या है? 250 इंटू 1000। आप इसको सॉल्व करिए और बताइए नॉर्मेलिटी कितनी निकल के आ रही है? 2 आ रही है, सर।
ये 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10, सो 0.2/10 कितना आ रहा है, चेक करिए एक बार, दोबारा कैलकुलेट करिए। हेलो, कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। ये तो सिंपल है ना, इसमें कोई कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। 0.02, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना नॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा, 0.02, यानी कि डेसी मोलर, या आप इसको क्या बोल सकते हो, N/100 बोल सकते हो कि नहीं नॉर्मल, बताइए आप लोग। हेलो, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप कितने लोग कैलकुलेट किए, calculate the normality of the solution obtained by dissolving 0.31 gram of the salt sodium carbonate into 50 ml। so यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, WA वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 0.321 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है वो 250 ml, और यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होगा यानी कि MA जो होगा वो 106 ग्राम पर मोल होगा, ठीक है। और जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2 होगी। सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आप लोग कैलकुलेट करिए। सो यहाँ पे हो जाएगा WA/MA इंटू V इंटू N इंटू 1000। कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका। चलिए लग जाइए फटाफट आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पर इतना आंसर आया कितने लोगों का, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताइए व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। सो नॉर्मेलिटी जब आप यहाँ पे चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, बताइए आप लोग। सिंपली करना क्या, आपने देखा था ना, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n इंटू मोलैरिटी, n इंटू मोलैरिटी। सो यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई है, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NaOH में n जो वैलेंसी फैक्टर है वो 1 होता है, और H3PO4 में मैंने बताया था कि n की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, बताइए 3 होगी। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, पहले के केस में आप देखोगे चेक करोगे तो 1 इंटू 0.1381, यानी कि यहाँ पे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। और यहाँ पर जब आप देखोगे सेकेंड के केस में तो क्या हो जाएगा, बताइए 3 टाइम्स मोलैरिटी के नॉर्मेलिटी होगी, यानी कि 0.0521, ये मेरा नॉर्मल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जितना n की वैल्यू होगी उतना टाइम नॉर्मेलिटी मेरी पोलैरिटी से ज्यादा होगा, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना, यस सर। अगली क्लास में सॉल्यूशन को कंटिन्यू करें। तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय। सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए। सर, जब हेलो, जैसे डाइवर होता है, वो जब सी में डाइव लगाता है ना, हाँ, तो उसमें जो ऑक्सीजन पंप होता है उसमें हम हीलियम मिक्स करते हैं, वो क्यों करते हैं? नाइट्रोजन भी तो मिक्स कर सकते हैं हम, क्योंकि वो भी तो एक हल्की गैस होती है। किसमें, ऑक्सीजन पंप में जब डाइवर लेके जाता है ना सी के अंदर, हाँ हाँ,
उसमें हम हीलियम मिक्स क्यों करते हैं? हीलियम देखिए, जैसे मान लो कि हीलियम क्या है, वो लाइट गैस है, समझ में आ रही बात? यस सर। जब आप जितना लाइटर सब्सटेंस रखोगे ना, तो वहां पे क्या है कि उसको डूबने के लिए आपको जरूर वो नहीं पड़ेगा, समझ में आ रही बात? उतना ही ऊपर आएगा। जैसे कि मान लो एक बलून है, ठीक है, एक बलून में आप हैवी गैस फील करो, एक बलून में आप क्या करो कि लाइटर गैस फील करो। जैसे कि आपने हीलियम बलून में फील वो करोगे आप, तो क्या वो ऊपर चला जाएगा, धरती पर रहेगा क्या? उस पर ग्रेविटी काम करेगी? बताइए, जो बलून में जैसे कि हम हीलियम या बाकी और भी गैसेस हम क्या करते हैं, फील करते हैं, तो उस केस में क्या होता है,